Hello guys, welcome to Revise CPM with me, and today is part 5 that is engineering economics। और इसके बाद हमारा सिर्फ टेक्निक्स बचेगा, है ना, इक्विपमेंट्स वगैरह जो कि हम मेंस के लिए जब प्रिपरेशन करेंगे तब देखेंगे वो। ठीक है, तो ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगा क्या होता है। साइंस ऑफ अप्लाइंग इकोनॉमिक क्राइटेरिया टू सेलेक्ट बेस्ट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अल्टरनेटिव्स, है ना। और इसके बाद जो छोटा बचपन में हमने फॉर्मूले पढ़े थे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, वही किया हुआ PIN, आई एनुअल इंटरेस्ट रेट, एन नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब इसमें इन्होंने थोड़ा सा ये चेंज कर दिया कि P को बोल देते हैं हम प्रेजेंट वर्थ एट ज़ीरो टाइम। प्रिंसिपल हम बचपन में बोलते थे, इधर हमने उसको क्या बोल दिया, प्रेजेंट वर्थ एट ज़ीरो टाइम बोल दिया। सिमिलरली हमारा उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आ जाता है, F आ जाता है। F को क्या होता है, जैसे P प्रेजेंट वर्थ एट ज़ीरो टाइम होता है, F होता है फ्यूचर वर्थ और फ्यूचर अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स, है ना। और n इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एनुअल इंटरेस्ट पीरियड्स। ठीक है, कितने, जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि अमाउंट जो हमारा अमाउंट है वो कंपाउंडेड एनुअली होता है, तो n क्या होता है, नंबर ऑफ एनुअल इंटरेस्ट पीरियड्स होता है। ठीक है, i क्या है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, और अगर इसमें a आ जाए, ठीक है, एक टर्म, ये बेसिकली एक नोटेशन है कि a आ जाए, a है अ सिंगल पेमेंट मेड इन अ सीरीज ऑफ n इक्वल पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईच एनुअल इंटरेस्ट पीरियड, की हर एक साल के बाद अगर कोई पेमेंट है, मतलब जैसा ये अपना P है, ठीक है, हर एक साल के बाद, हर एक इंटरेस्ट पीरियड के बाद जो पेमेंट है उसको A बोलते हैं और एंड वाली को F बोलते हैं। ये प्रेजेंट वर्थ मेड एट ज़ीरो टाइम, F है फ्यूचर अमाउंट या फिर फ्यूचर वर्थ, और A है क्या है, A होता है सिंगल पेमेंट जो हर एक n इक्वल इंटरवल्स में जो मेड होती रहती है। ठीक है, हर एक सिंगल इंटरेस्ट पीरियड के बाद। ठीक है, उसके बाद आता है कैश फ्लो डायग्राम आता है। ठीक है, कैश फ्लो डायग्राम में क्या देखो कि हमारा ऐसे एक कन्वेंशन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर दी जो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम स्केल। ठीक है, विद प्रोग्रेशन ऑफ टाइम, मतलब ये ज़ीरो पे, और जो नीचे वर्टिकल एरो रिप्रेजेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट, और जो नॉर्मली डाउनवर्ड है ये होता है प्रिंसिपल और कॉस्ट जो हमारा लग रहा है नीचे वाली साइड को ज़ीरो टाइम पे, तो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल अमाउंट ज़ीरो पे या कॉस्ट है। और जो ऊपर वाला है वो बेनिफिट्स हैं, कि जो हमारे बेनिफिट्स हो रहे हैं अपवर्ड एरो, उनको क्या होता है, बेनिफिट्स होता है। इट्स यूज इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर अ सिचुएशन इन विच एन एनालिस्ट need to visualize what is involved when flow of money occurs at various time intervals। ठीक है, हर एक टाइम इंटरवल्स के बाद जो एनालिस्ट को डिटरमाइन करना होता है। बेसिकली एक सिंपल नोटेशन से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि देखो ये है कॉस्ट है, ये समय है। इनिशियली हमारा क्या होगा, कॉस्ट हमारी ज़्यादा होगी और जो हमें प्रॉफिट कम आ रहा होगा, तो इनिशियली हमें लॉस हो रहा होगा, लेकिन एक ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी और हमारा ये बढ़ता जाएगा, तो मतलब प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे ले लो कि हमारा यहाँ तक ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे बढ़ने लग गया, मतलब यहाँ पे हमारे जो पैसे लगे हुए ज़्यादा थे और जो हमें हर एक एनुअल के बाद जो पैसे बढ़ रहे हैं वो कम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद बेनिफिट ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। उसके बाद आता है इंटरेस्ट फार्मूला फॉर अ सिंगल पेमेंट सीरीज़। सिंगल पेमेंट सीरीज़ क्या है, ये बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमें लगाना है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल है, फ्यूचर अमाउंट है, और इसमें दो केस आ गए। केस वन क्या है, फाइंडिंग एफ व्हेन पी इज़ गिवन। तो अगर पी गिवन है तो एफ हमें पता है क्या होता है, पी इंटू वन प्लस आई की पावर एन होता है ना। फाइंडिंग एफ व्हेन पी गिवन, तो इधर से जो फैक्टर हमारा यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, वन प्लस आई टू द पावर एन हो रहा है ना। तो ये होगा कि इसको हम लोग बोल देते हैं कि फ्यूचर अमाउंट एट द एंड ऑफ एन ईयर, एफ इज़ इक्वल टू पी आई टू द पावर एन। तो इसमें जो एफ अपॉन पी का जो रेशियो आ गया वो इसके बराबर आ गया। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, है ना। ये हमने अमाउंट का फैक्टर है, तो सिंगल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर आ गया। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली अगर हमें इसमें से एफ गिवन है, पी निकालना है, तो
पी बाई एफ क्या हो जाएगा 1/1 प्लस आई टू द पावर एन हो जाएगा। इसमें है सिंगल पेमेंट सीरीज प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं बस इसमें, सिंगल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, सिंगल पेमेंट सीरीज प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, ठीक है, सिंपल जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो यूज़ करके। उसके बाद जो दूसरा आता है बी पार्ट आता है वो है इंटरेस्ट फार्मूला फॉर इक्वल पेमेंट सीरीज, ठीक है, इक्वल पेमेंट सीरीज। इसको कैसे हम समझ सकते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है हम लोगों को। इसको समझने के लिए सोचो कि जो इनिशियली हमने एक बैंक से लोन लिया कुछ, ठीक है, पी अमाउंट का क्या ले लिया, लोन ले लिया। अब हमें चुकाना है हर एक साल के बाद वो लोन थोड़ा थोड़ा। ईएमआई में वो होता है ना कि आपने आजकल आ रहा है कि हमने ईएमआई पे फ़ोन ले लिया, हर महीने 3,000 रुपये दो, इतने साल तक देते रहो, है ना। तो इसका क्या सीन है कि इसमें हमने हर एक साल के बाद इक्वल अमाउंट देनी है, ठीक है। इंटरेस्ट फार्मूला फॉर इक्वल पेमेंट सीरीज, ठीक है, इक्वल पेमेंट सीरीज। इसमें क्या देखो, पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा कि अमाउंट क्या हो जाएगी P इंटू 1 प्लस आई, है ना, मतलब P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस आई, है ना। पेमेंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू P, मतलब P क्या आ गया, A अपॉन 1 प्लस आई का स्क्वायर। सिमिलरली एट द प्रेजेंट वर्थ फैक्टर जो हो जाएगा, टोटल प्रेजेंट वर्थ फैक्टर क्या होना चाहिए, हर एक साल हम जैसे 3,000 रुपये दे रहे हैं ना, 3K, हर एक महीने इतना पैसा दे रहे हैं, तो एंड में जो प्रेजेंट वर्थ फैक्टर क्या हो जाएगा, सबका सबमिशन होगा ना, मतलब जो यहाँ से हम निकाला है कि P की वैल्यू निकाली है A से, है ना, A अपॉन 1 प्लस आई, तो जो नेट P होगा वो क्या होगा, A अपॉन 1 प्लस आई प्लस A अपॉन 1 प्लस आई का स्क्वायर अप टू n ईयर, तो A अपॉन 1 प्लस आई की पावर n आ जाएगा, है ना। तो ये GP बन गई, है ना, GP बन गई। तो इसमें जो P आ जाएगा वो क्या आ गया, P इज इक्वल टू A 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई 1 प्लस आई टू द पावर n। सिंपल GP है जिसका कॉमन डिफरेंस, जिसका फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन आई है ना, और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 बाई आई है। तो सिंपल GP का हम लोग सबमिशन निकाल सकते हैं इजीली। तो P बाई ए क्या हो गया, 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। इसमें क्या है, इक्वल पेमेंट सीरीज प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। और अगर हमें A निकालना है जब P दिया तो क्या हो जाएगा, A निकालना है P दिया तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I 1 प्लस आई टू द पावर n अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। जो इसको बोलते हैं, इसको हमने एक नाम दे दिया, वो दे दिया कैपिटल रिकवरी फैक्टर, ठीक है। ये आपको इसलिए नाम याद रखना है क्योंकि कई बार डायरेक्ट MCQ में पूछ लेता है कैपिटल रिकवरी फैक्टर क्या होता है, तो हमें याद रखना है I 1 प्लस आई टू द पावर n अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। अब ये कई लोग बोलेंगे इसके बाद सिंकिंग फंड मेथड आएगा, सिंकिंग फंड फैक्टर आएगा, कि वो सारे हम फैक्टर्स याद कैसे रखें। तो ESC का जो प्रीलिम्स के आप जब क्वेश्चन करोगे तो वो खूब इतने क्वेश्चन है कि आपको एट सम पॉइंट प्रैक्टिस करते करते वो खुद से ही याद हो जाएंगे, ठीक है। और ESC पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। और गेट में भी आजकल तो आने लग गया, 2021 में ये गेट में क्वेश्चन आया था इसका, तो बढ़िया चीज़ है, ये ईजी है, याद रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा ईजीली। उसके बाद देखो फाइंडिंग F व्हेन A इज़ गिवन। इसे हमने देख लिया कि F इज इक्वल टू, हमें पता क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n होता है। तो इस तरह से P क्या आ गया, F अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n, इधर पुट किया, इधर A 1 प्लस आई टू द पावर n, इसको कट इसके साथ हो गया, तो क्या आ गया, F अपॉन A का आ गया 1 प्लस आई टू द पावर n, 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई, ये आ गया। इसको क्या बोलते हैं, इक्वल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, है ना, अमाउंट किया। और सिमिलरली अगर हमें A निकालना है जब F गिवन है तो क्या होगा, I अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। A निकालना है, F गिवन है, I अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, सिंकिंग फंड फैक्टर इसको बोल देते हैं हम। क्लियर, कोई डाउट। तो ये थोड़े जो हमें इधर जो टर्म्स हैं, कैपिटल रिकवरी फैक्टर, सिंकिंग फंड, ये जो दो टर्म्स हैं, ये टर्म्स हमें याद रखने हैं। उसके बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट से जो फॉर्मूला निकल कैसे रहा है, ये तो आई थिंक आपका बेसिक्स है, ये तो आप भूल नहीं सकते, ये भी बेसिक्स है, GP यूज़ करके निकाला है, तो ये तो हम भूल ही नहीं सकते। बस जो हमें चीज़ याद रखना है, कैपिटल रिकवरी फैक्टर याद रखना है, सिंकिंग फंड मेथड याद, सिंकिंग फंड फैक्टर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है डेप्रिसिएशन में आता है। डेप्रिसिएशन क्या होती है मेरे दोस्त, लॉस इन
वैल्यू ऑफ एन एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। समय के साथ हर चीज़ का कीमत घटता है, इंसान का जैसे कीमत घटता है, ये तो फिर भी हमारा मशीन है, हमारे इक्विपमेंट्स हैं, औजार हैं, इनका तो वैल्यू घटेगा ही घटेगा। जैसे जब मनुष्य बड़ा होता रहता है समय के साथ उसका वैल्यू कम होता है। सिमिलरली जो नॉन लिविंग थिंग है उसका तो ऑब्वियसली अगर लिविंग का वैल्यू कम हो रहा है, नॉन लिविंग का भी कम होगा। जैसे जैसे आपके रिश्तेदारों को आपसे काम आपका ख़त्म हो रहा है, आप बुढ़े हो रहे हो, जब आपके पास कुछ नहीं बचा तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। सिमिलरली मशीन जब बुढ़ी हो गई, इक्विपमेंट बुढ़े हो गए, जब हमें उनसे कुछ नहीं मिल पा रहा तो वो डेप्रिशिएट हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले यूज़फुल टर्म्स समझेंगे, फिर टाइप्स पे जाएंगे, क्योंकि अभी अब बात चल ही रही है कि आप इंसान को देखो, इंसान 60 साल का हो गया, रिटायर हो गया वो, तो रिटायरमेंट इज़ लास्ट एज जब उसको सैलरी मिल रही है, क्योंकि अब तो सरकारी जॉब में पेंशन मिलना बंद हो गई है ना। तो रिटायरमेंट तक जो उसकी है लास्ट सैलरी मिल रही है 60 की ईयर में, जब हमें उससे लास्ट टाइम पे फ़ायदा हो रहा है, मशीन से, इक्विपमेंट से जब हमें लास्ट टाइम कुछ एक वैल्यू मिल रही है, उसकी एक कीमत मिल रही है, उसको बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड, डिज़ाइन लाइफ। जब तक आपसे पैसे मिल रहे हैं आपके रिश्तेदारों को, आपकी डिज़ाइन लाइफ चल रही है, लेकिन जब आपसे उनको मिलना बंद हो गया तो आप स्क्रैप हो जाओगे, भंगार हो जाओगे, ठीक है। इमोशन से मत जोड़ो इसको कि नहीं सर इमोशनल वैल्यू तो रहती ही है, वो पैसा थोड़ी ले लेगा। हाँ, इमोशनल वैल्यू इज़ अबव ऑल द मनी, बट ऐसे हमारे एक फ़ोन के साथ इमोशन जुड़े होते हैं, पर ये थोड़ी है कि आप वही फ़ोन 10 साल चला लोगे, 20 साल चला लोगे, नहीं ना, एक टाइम के बाद तो फेंकोगे। तो वो इमोशनल से तो कंपेयर नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो देखो, आर्टिकल हैज़ मतलब थोड़ी यूटिलिटी है, 60 साल के बाद आपको थोड़े जो आपकी सेविंग्स हैं वो तो यूज़ होती रहेंगी, मतलब फर्दर यूटिलिटी है, बट इस टाइम के बाद हम उसको ख़त्म कर देते हैं कि हाँ यार हो गया, इससे जो हमें प्रॉफिट होना था मिल गया। क्योंकि अगर इसके बाद भी हम इसको घसाई जाएंगे तो वो भंगार बन जाएगा, ज़ीरो वैल्यू उसकी बचेगी। मतलब 70 साल के बाद, आप 60 के बाद 70 साल हो गए कि आपके पास कोई भी एक सेविंग नहीं बची, कुछ नहीं बचा, भंगार हो गए हो आप, तो स्क्रैप वैल्यू हो गई आपकी। उसके बाद आता है बुक वैल्यू आती है। बुक वैल्यू में क्या है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी शोन इन द अमाउंट बुक एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। सबसे पहले देखो, हमने कार खरीदी, वो कार हमारी है 6 लाख की कार है, ठीक है। हर साल उसकी 50 लाख कीमत कम होती है ना, तो वो बुक वैल्यू होती रहेगी कि एक साल के बाद 5.5 की हो गई, B1 बुक वैल्यू 2 हो गई, 5 लाख हो गई, ठीक है। लास्ट बुक वैल्यू जो होगी, मतलब अगर 2 लाख है लास्ट बुक वैल्यू, 2 लाख, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू। मतलब इस पे बेच दो यार, चीज़ को बेच दो, क्योंकि इसके बाद वो भंगार के भाव पे बिकेगी। इससे अच्छा स्क्रैप से बेचने से अच्छा सैल्वेज पे बेच दो, ठीक है। आई बात ध्यान पे, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद आता है फिजिकल टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन आता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले है फिजिकल डेप्रिसिएशन है। फिजिकल डेप्रिसिएशन क्या है, वियर टियर, बहुत ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया उसको, घसा पिटा दिया, उसको बोलते हैं फिजिकल लॉस। मतलब मशीन है, फ़ोन है आपका, फ़ोन को आप लोग, क्योंकि फ़ोन तो दिन में 10-10 घंटे यूज़ करते ही हो, इतना यूज़ कर लिया तो फिज़िकल उसमें वियर टियर हो गया, स्क्रीन टूट गई, बैटरी लाइफ चले गई, तो उसको फिज़िकल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फंक्शनल डेप्रिसिएशन फ़ोन ही है। आप बोलोगे सर मेरे पास अभी आईफोन 11 है, अब तो भाई आईफोन 15 आ रहा है, तो तुम्हारा जो 11 का दाम तो बहुत कम हो गई होगा ना, टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रही है, तो आईफोन जो आपके 15 की तो वैल्यू से 11 की वैल्यू तो कम होगी बहुत, ठीक है। उसके बाद आता है कंटीजेंट डेप्रिसिएशन। मतलब कंटीजेंट थोड़ी अलग टाइप की डेप्रिसिएशन है। इसमें क्या है कि देखो, इनसफिशिएंट कोई मशीनरी है जिसमें कोई एरिया में इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई हो रही है, गैस सप्लाई नहीं हो रही, पाइपलाइन नहीं हो रही, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया नहीं है,
जो ये सब के कारण हो रहा है, जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, वाटर बॉर्न डिसीज हो रही है, कुछ हो रहा है, तो इसके कारण जो डेप्रिसिएट हो रहा है उसको कंटीजेंट डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि डेप्रिसिएशन देखो उम्र के साथ होती है, और इसके पास अभी कई सारे मेथड्स हम लोग देखेंगे इसको फाइंड करने के लिए। सिमिलरली एक ऑब्सोलेंस होता है, वो क्या टर्म होता है जो एज के साथ डिपेंड नहीं करता, पूरा ही एकदम मतलब टेक्नोलॉजी जैसे यही है, टेक्नोलॉजी एकदम से क्या, आज हमारा कुछ चीज़ आई है, ठीक है, आज आईफोन 15 आया, तो एक साल में आईफोन 16 आ गया, तो इसके तो वैल्यू बहुत कम हो गई ना, लेकिन समय के साथ नहीं हुई, जब जब तुरंत ही टेक्नोलॉजी बढ़ गई हमें पता ही नहीं चला। जैसे कार है, अभी मैनुअल और ऑटोमेटिक है ना, ऑल्दो अपन लोग मैनुअल वाले बंदे हैं, हम लोग मैनुअल को ही एनी डे ऑटोमेटिक के ऊपर से प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो गियर डालने का आनंद है वो ऑटोमेटिक का ही देगा हमें। तो जो ऑटोमेटिक आई, तब जिन लोगों को कार चलानी नहीं आ रही थी वो उन्होंने तो देखो सेल्स बढ़ा दी ना, और मैनुअल की जिन्होंने कार बायर्स थे मैनुअल लेना कम हो गए। तो क्या हो गया, इसको ऑब्सोलेंस बोल सकते हैं एक तरह से, कि एज पे डिपेंड नहीं है, कि कार अगर आपकी अभी एक साल पुरानी ही है, डेप्रिशिएट उसकी वैल्यू हो रही है समय के साथ, लेकिन ये जो आ रहा है ऑब्सोलेंस आ रहा है, ये एज के साथ डिपेंड नहीं करता, और इसको हम फाइंड भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एकदम से ही हो रहा है ना। अब है हमारे पास बहुत से सर मेथड हैं डेप्रिसिएशन निकालने के, तो वो सर मेथड्स हम देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन हम किन किन मेथड्स के साथ निकाल सकते हैं। कि स्ट्रेट लाइन मेथड है सर हमारे पास डेप्रिसिएशन निकालने का, सर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है सर। तो हम ये सब से सर अपना डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं क्या जा रहा है। तो सर सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड तो बहुत सिंपल है, इस पे क्या हर साल जो है डेप्रिसिएशन सेम होगी, मतलब जितने एन ईयर्स है हर टाइम पे सेम डेप्रिसिएशन होगी, तो सेम हो रही है, तो क्या है सिंपली सी आई अगर हमने किया इनिशियल वैल्यू, सी एस किया सैल्वेज वैल्यू, अपॉन एन कर दो, तो ये होगी हमारी मतलब इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो इसका अगर ग्राफ बनाना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है, तो ऐसे ही बनेगा ना, स्लोप कांस्टेंट रहनी चाहिए, एक साल के बाद D1, 2 साल के बाद D2, 3 साल के बाद D3, ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया। उसके बाद आ गया डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड आ गया। इस पर क्या हमने बोला कि जो डिक्लाइन हो रहा है ना, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स बुक वैल्यू से डिक्लाइन हो रहा है हर साल, ठीक है। तो वो फिक्स परसेंटेज हमने मान लिया कि FDB ले लिया, कि फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस जिसको बोल दिया, ठीक है। FDB से वो हर साल घट रहा है ना। तो क्या है, एक साल में जो डेप्रिसिएशन हुई D1 वो क्या हुई, C1 इनिशियल वैल्यू इंटू फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस। तो इसके बाद जो इसकी बुक वैल्यू होगी B1 वो क्या होगी, C1 इंटू 1 माइनस FDB। सिमिलरली 2 साल के बाद जो इसकी डेप्रिसिएशन हुई D2 वो क्या हुई, बुक वैल्यू पे होनी है, तो वो होनी है C1 1 माइनस FDB इंटू FDB, है ना। तो बुक वैल्यू 2 क्या आ गई, C1 1 माइनस FDB ये कॉमन लिया इन दोनों में से, तो 1 माइनस FDB बचा, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो सिमिलरली बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द एन ईयर क्या हो जाएगी, CI फर्स्ट वैल्यू 1 माइनस FDB की पावर n, तो ये सैल्वेज वैल्यू हो गई, है ना। सैल्वेज वैल्यू आती है, लास्ट बुक वैल्यू इज द सैल्वेज वैल्यू। तो इसको इधर लेके गए CS अपॉन CI होल पावर 1/n की, 1 माइनस FDB आ गया, तो FDB क्या आ गया, 1 माइनस CS अपॉन CI की पावर 1/n। तो ये हो गया फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस, जो परसेंट हम लोग ले रहे थे कितना डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें जो देखने वाली बात है, देखो कि अगर हमारी सैल्वेज वैल्यू 0 हो गई है ना, 0 हो गई, इसमें 0 आ गया, तो FDB क्या आ गया, 1 आ गया। FDB 1 आ गया अगर, तो मतलब जो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की है वही हो गई हमारा CI, मतलब एक साल के बाद ही बुक वैल्यू 0 हो रहा है। ये कैसे हो सकता है यार, कोई चीज़ एक साल में 0 कैसे हो गई वैल्यू। अगर आईफोन भी आ रहा है, आईफोन भी 15 आ रहा है, तो जो 11 की वैल्यू 30,000 35,000 रह रही है ना, एक साल 10 मतलब 5 साल पहले आईफोन 11 आया था, 5 या 4 जो भी है, तो इतने साल में भी इतनी कम वैल्यू हो रही है कि उसकी पहले 17,000 लॉन्च थी, अब 40,000 35,000 हो रही है, तो 50% कम हो रही है ना। इतने सालों में 0 एक साल में होगी यार, थोड़ा हजम नहीं हुआ ये बात, है ना। और अगर आपको इसकी और जो फर्दर रीज़न है वो प्लांट्स में होता है, कि
कि अगर प्लांट का 1 साल में 0 हो गया तो उसको वो डेप्रिसिएट क्या करते हैं, जो केमिकल इंजीनियरिंग वाले अपने दोस्तों से अगर आप बातचीत करते हो कभी, ठीक है, किसी के मित्र केमिकल में है, तो वो देखेंगे कि उनमें प्लांट में क्या होता है, वो डेप्रिसिएशन को हर साल वापस लेते हैं, कि असल में डेप्रिसिएशन नहीं हो रही, मतलब हमारे हाथ से पैसा नहीं जा रहा पर हम उसको वो वापस ले रहे हैं। चलो छोड़ो यार, आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी और ना ही इसका सिविल में कुछ सेंस है, ठीक है। तो कभी आप केमिकल के मित्रों से गप्पे मारे हो तो ये चीज़ की ज़रूर डिस्कशन करना, उनको ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ पूछना कि डेप्रिसिएशन वापस कैसे आती है हमारे में, और उनको पूछना कि 1 साल के बाद ही डेप्रिसिएशन अगर इतनी हो कि हमारी जो सैल्वेज वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, ठीक है, फिक्स ये डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छे से है उधर, पर सिविल में कोई इसका पॉइंट नहीं है। तो इसकी लिमिटेशन यही होगी कि सैल्वेज वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद आता है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस में क्या है, एक हमने फिक्स फैक्टर ले लिया जिसकी वैल्यू 2/n है, ठीक है। ये हमने ले लिया 2 टाइम्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेथड ले लिया, मतलब इसमें भी जो एट द एंड ऑफ n ईयर यही रहेगी, CI 1 माइनस FD/DB की पावर n। पर इसके में क्या, जो लिमिटेशन थी पिछले मेथड की, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की, वो ओवरकम हो गई। कैसे ओवरकम हुई, इसमें देखो जो है FD/DB जो है वो सैल्वेज वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, तो चाहे सैल्वेज वैल्यू अब 0 हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, वॉटएवर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे, है ना। चलिए अगला जो मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड आता है। इसमें ये फॉर्मूला यार देख लो, रट लो, है ना। ये इसमें इतना डेप्थ में क्या जाना है इसमें क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ m ईयर, वो एक सिंपल फार्मूला है, CI माइनस CS n माइनस m। n क्या है, यूजफुल लाइफ, डिज़ाइन लाइफ, n माइनस m+1 अपॉन n इंटू n+1/2। तो ये फार्मूला है सिंपल, डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ सम ईयर। 1 साल के बाद अगर निकालनी है, 1 साल के बाद निकालनी है तो CI माइनस CS n माइनस 1+1, मतलब n आ जाएगा, n से n कट जाएगा, तो CI माइनस CS अपॉन n+1/2, ठीक है। तो ऐसा निकालना सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। उसके बाद सिंकिंग फंड मेथड आता है। सिंकिंग फंड मेथड में क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है। एनुअल डेप्रिसिएशन क्या है, CI माइनस CS, फिर जो A/F हमारा फैक्टर लिया था हमने उधर, मतलब वो क्या फैक्टर था, I/1 + I⁻n-1, तो वो फैक्टर आ गया। तो ये फॉर्मूले से हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आता है। तो अगर 1 साल के बाद का डेप्रिसिएशन ऐसा आ रहा है तो डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ m ईयर्स क्या हो जाएगा, DM इज इक्वल टू D 1 + I⁻m-1। m-1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम 1 साल तक तो निकाल लिया है ना। अब कोई भी अगर दूसरे साल के लिए हमने निकालना है, इनिशियल हमने 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 साल तक का डेप्रिसिएशन निकाल लिया, अब 2 साल पे डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे यही लेंगे ना, D इंटू 1 + I, D के बेसिस पे हम लोग निकाल रहे हैं, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। उसके बाद एक सवाल करने से पहले मेरे को एक चीज़ आपको ये समझानी है, ये भी ESC का सवाल आ चुका है ESC में 1-2 बार। तो वो ये चीज़ है कि देखो यहाँ पे CI है, यहाँ पे CS है, मतलब इनिशियल वैल्यू सैल्वे वैल्यू। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डायरेक्ट ही कम होता है ना, स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट कम हो रहा है। अब ये देखो, ये डबल डिक्लाइनिंग मेथड में ऐसा ग्राफ आता है, डिक्लाइनिंग में ऐसा आता है, सम ऑफ ईयर डिजिट में ऐसा आता है, और सिंकिंग फंड में ऐसा आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या आ रही है, डेप्रिसिएशन है यूनिफॉर्म राइट ऑफ कॉस्ट थ्रू आउट द सर्विस, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म डेप्रिशिएट होती है पूरे सर्विस में। लेकिन डिक्लाइनिंग बैलेंस, डबल डिक्लाइनिंग, सम ऑफ ईयर डिजिट में क्या होता है, ये एक्सक्लरेटेड टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन हो रही है। मतलब इनका देखो इनिशियली स्लोप ज़्यादा है, लेकिन ईयर्स के साथ स्लोप कम हो रहा है। स्लोप क्या है, इस ग्राफ की डेप्रिसिएशन ही है। तो इस पर क्या हो रहा है, देखो ग्रेटर राइट ऑफ कॉस्ट इज टेकन इन अर्ली ईयर्स, दस वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज एट द डिक्रीजिंग रेट। मतलब बाद में डेप्रिसिएशन कम हो रही है तो वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीजिंग रेट पे कम हो रही है। तो ये 3 का ये ऐसा है। डबल डिक्लाइनिंग का सबसे नीचे होता है डिक्लाइनिंग बैलेंस, फिर सम ऑफ ईयर्स मेथड है, ठीक है। उसका जो सिंकिंग फंड है वो ऐसे अपोजिट है। सिंकिंग फंड में क्या हो रहा है, अज्यूम दैट वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस एट एन
इंक्रीजिंग रेट, मतलब ये क्या है, इनिशियली कम है, मतलब धीरे धीरे हो रहा है। स्मॉलर राइट ऑफ कॉस्ट इज एम्ड इन द अर्लियर, इनिशियली कम हो रही है, बाद में बढ़ रही है, ठीक है, बाद में ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रही है, तो ये ऐसा है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ बतानी चाहिए, क्योंकि ESC में आ चुकी है ये चीज़, तो इसलिए ये चीज़ आनी चाहिए थी। अब आती है बात ये सवाल की, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सवाल को आप लोगों को खुद देखना है, फिर हम लोगों को बात करेंगे। तो ये सवाल को देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, इनिशियल इसकी कॉस्ट है 1100 रुपये, सैलवेज वैल्यू है 1000 रुपये, एन की वैल्यू है 5 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर बाय 5 मेथड, पाँचों मेथड से निकालना है, ठीक है। करो पहले खुद से, ठीक है। तो देखो, पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ है ये। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर आप लोगों को भाइयों को निकालना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से आप लोगों को निकालना है, तो सिंपली डेप्रिसिएशन हर साल सेम होगी, इनिशियल माइनस फाइनल बाय 5, ठीक है। तो वो क्या होगी, 1100 माइनस 100, 1000 बाय 5 मतलब 200 रुपये, 200 हो रही है, मतलब बुक वैल्यू 1 क्या होगी, 900, उसके बाद 700, 500, 300, 100, तो ये चीज़ आ गई अपने पास। उसके बाद डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में है, फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस जो है वो क्या होता है, 1 माइनस 100 अपॉन 1100 की पावर 1/5, ये 1/11 की पावर 1/5, तो ये 38.09% आया। तो इससे डेप्रिसिएशन निकाल ले, क्या निकाले, निकालो 1100 का 0.3809 करोगे तो आ रहा है 419 आ रहा है अप्रॉक्सीमेट, है ना, तो 419 कर दिया। उसके बाद 1100 माइनस 419 किया तो आ रहा है 681 आ रहा है ना। तो अब 681 का किया 0.3838 ही ले लो, तो आता है 259 अराउंड आता है, तो वो ले लिया। अब इसमें से B1 में से D2 कर दो तो बुक वैल्यू 2 आ गई। अब बुक वैल्यू 2 पे 0.38% लगाओ तो डेप्रिसिएशन 3 आ गई। देखो इससे आपको दिख भी रहा है यार कि इनिशियली हमारा डेप्रिसिएशन ज़्यादा थी, जो मैंने चीज़ पीछे बोली थी कि इनिशियली 419 है, ज़्यादा है, समय के साथ देखो कम हो रहा है, 419 से, है ना, 258 आया, 258 आया, 160 आया, 99 आया, 61 आया, तो कम हो रहा है ना समय के साथ। इनिशियल ज़्यादा राइट ऑफ कॉस्ट हो रहा है, डेप्रिशिएट बाद में कम हो रहा है ना। अब डबल डेप्रिसिएशन की बात करो, इसमें तो जो हमारा है सीधे 2/n है, मतलब 2/5 मतलब 0.4% है, मतलब 1100 का सीधे 0.4% किया तो आ गया 440, है ना। 1100 माइनस 440 किया तो आ गया 660। अब 660 का 0.4 कर दो तो आ गया 264, है ना, D2। अब ये सिमिलरली 660 माइनस 264 करोगे 396। इसमें भी देखो क्या हो रहा है, इनिशियली 440 हो रहा है, 264 हो रहा है, 158 हो रहा है, तो समय के साथ डिक्रीज हो रहा है ना। तो यही चीज़ मेरे को आपको दिखानी थी, है ना, ये चीज़ आपको दिखानी थी, वही आपके सामने है, ठीक है। ये हो गए पहले 3 मेथड हो गए अपने पास। चौथा मेथड है हमारे पास सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इसका जो है देखो, इसमें हर एक के डेप्रिसिएशन आपको निकालना। देखो ये तो कॉमन रह जाएगा 1000, है ना, 1000 कॉमन आ रहा है और नीचे से 5 × 6/2 कॉमन आ रहा है। अब m की वैल्यू चेंज करते रहनी है, मतलब 5 + 1 6 भी कॉमन रह रहा है। पहले साल में -1 कर दो तो 5 मतलब 3, तो 333 रुपये आ गया। अब बुक वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर आ गई 1100 माइनस 333 आ गई, ठीक है, आ गई। अब डेप्रिसिएशन 2 निकाल लो, 5 - 2 + 1 आए से 266 आ गई। तो बुक वैल्यू 2 जो है वो क्या आ गई कि 766.67 माइनस 266, ठीक है। सिमिलरली तीसरे साल की डेप्रिसिएशन निकालो, बुक वैल्यू 2 से माइनस कर दो, ठीक है,
निकाल देते हैं अभी इसका, अगर हमने नहीं निकाला है, हाँ नहीं किया तो हम पूरा कर देते हैं आपके लिए। तो देखो, तो ये आ गया 766.67 माइनस 266.66, तो ये आ गया 500 रुपये। बुक वैल्यू 2 आ गया B2। अब D3 हमने निकालना है। D3 क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये 315, ये 200, मतलब 200/3, 6 माइनस 3 मतलब 200 रुपये आ गया, है ना, 200 रुपये आ गया। तो B3 क्या आ गई मेरे पास, 500 माइनस 200, 300 रुपये। D4 अगर मेरे को निकालना है, D4 निकालना, वो क्या आ जाएगा, 200/3, 6 माइनस 4, 2, 400/3, 400/3 कितना है मेरे पास, 133 रुपये। अब 300 में से 133 रुपये माइनस कर दो, तो ये आ गया हमारा बुक वैल्यू 4, 166.66 आ गया। ठीक है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ 5th ईयर क्या आ जाएगा, 200/3, 6 माइनस 5, 1, मतलब 66.67 आ गया। तो बुक वैल्यू 5, ये क्या आ गई, 166 माइनस 66, 100 रुपये, जो कि सैलवेज वैल्यू के बराबर है, मतलब हमारा आंसर सही आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो फाइनल मेथड है वो है सिंकिंग फंड मेथड है ना, सिंकिंग फंड मेथड है। इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने हैं, CI माइनस CS मतलब 1000, और ये जो आई दिया हुआ था सिंकिंग फंड का आई दिया हुआ था, तो ये क्या है 0.08/1.08 की पावर 5 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू जो है डी एनुअल डेप्रिसिएशन है 170 रुपये। उससे हमने क्या निकाल लिया, हर एक साल, मतलब एक साल के बाद क्या आया, 170 इंटू 1 + i⁻, क्या करना है, m-1 आया, मतलब एक साल के बाद तो 170 ही आया, जो कि मैंने बोला था एक साल की ये होती है। उसके बाद दूसरे साल के एंड पे अगर करना है तो वो आ गया 183.6। अब सिमिलरली तीसरे साल के एंड में करना है तो वो हो गया 198.288। ठीक है। चौथे साल के एंड में करना है तो वो हो गया 214.15। पाँचवें साल के एंड में करना है तो वो हो गया 231.283 हो गया। तो सिमिलरली इधर बुक वैल्यू 1 क्या आ गई, बुक वैल्यू 1 आ गई 1100 माइनस 170 रुपये, 930। बुक वैल्यू 2 आ गई 930 माइनस 183.6, 746.4। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड आ गई माइनस 198.288, 548.112। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर आ गई माइनस 214.15, तो ये आ गया 333.296। तो सिमिलरली माइनस 231.283, ये आ गया 100.6, तो अप्रॉक्सीमेट 100 आ गया, है ना। तो इससे देखो ये जो आगे मैंने चीज़ एक्सप्लेन की थी वो भी क्लियर हो गई ना, कि इधर क्या डेप्रिसिएशन देखो 170, 183, 198, 214 बढ़ रहा है समय के साथ, लेकिन वो अगले तीन जो पिछले 3 मेथड से उनमें घट रहा था, तो वो चीज़ भी क्लियर हो गई, है ना। तो हमारा पूरा जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमारा क्लियर हो गया, जो इकोनॉमी हमने पढ़ी थी वो भी क्लियर हो गई। ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोग ये CPM पार्ट को यहाँ पे ये 5 दिन हमारे पूरे हुए, 5 लेक्चर्स अच्छे से हमने इसको पूरा किया है। और अगर आपने ESE प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी मेरे साथ किए होंगे तो वी आर गुड टू गो विद दिस। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, जिसका मैं वीडियो सूना अपलोड कर दूंगा कि कौन सा चैप्टर हम लोग, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग रिवाइज़ कर रहे हैं साथ में, तो वो रिवाइज़ करेंगे साथ में। तो तब तक के लिए CPM अगर आपका थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसको पूरा ख़त्म कर दो आज और कल में, और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बाय बाय, एंड वी आर डन विद CPM। ओनली इक्विपमेंट पार्ट इज़ लेफ्ट, जो कि हम मेंस के साथ करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।